ए एडू और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल जो कि 8वीं से लेकर लगभग 13वीं शताब्दी तक था, तो उसके शासनकाल को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसे राजपूत वंश या सामंतवादी वंश भी कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने बिहार के मिथिला इलाके में कर्नाट वंश को देखा, जिसे देव राजवंश भी कहा जाता है, सिमरावगढ़ का राजवंश कहा जाता है, क्योंकि उसकी राजधानी बारां जिले के सिमरौनगढ़ थी। और आज हम लोग बुंदेलखंड के दक्षिण के इलाके, जो कि चंदेल वंश का शासन था बुंदेलखंड में, तो वहां से दक्षिण के इलाके जिसे चेदी कहा जाता था, जिसका वर्णन 16 महाजनपदों में किया गया है। तो 16 महाजनपदों में से एक राज्य था चेदी, तो वहां पर एक कलचुरी वंश का शासन हुआ। तो इसी कारण कलचुरी वंश को चेदी वंश भी कहा जाता है, इसे है वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप को है नरेश अर्जुन के वंशज मानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चेदी के कलचुरी वंश को, जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है। तो इनसे प्रश्न आते हैं, तो यह काफी इंपॉर्टेंट राजवंश है, इससे प्रश्न अवश्य रूप से आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चेदी का कलचुरी वंश या फिर चेदी वंश। कलचुरी पूर्व मध्यकालीन भारत का विख्यात त्रिकुटा आभीर राजवंश। आभीर का मतलब होता है प्राचीन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में वर्णित जनजाति। तो यह जो कलचुरी थे पूर्व मध्यकालीन भारत के विख्यात त्रिकुटा आभीर राजवंश से संबंधित है। अर्थात त्रिकुटा आभीर का मतलब होता है प्राचीन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में वर्णित जनजाति। तो प्राचीन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में ये वर्णित जनजाति है, जिनका नाम था कलचुरी राजवंश। और ये पूर्व मध्यकालीन भारत के विख्यात त्रिकुटा आभीर राजवंश से संबंधित है। याद रखेंगे, त्रिकुटा आभीर, और आभीर का मतलब होता है वैसी जनजाति जिसका वर्णन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में वर्णित होता है। कलचुरी वंश की शुरुआत आभीर राजा ईश्वर सेन के द्वारा माना गया है। तो कलचुरी वंश की शुरुआत एक जनजातीय राजा जिसका नाम था ईश्वर सेन, तो उसके द्वारा शुरुआत की गई थी। लेकिन इस वंश की स्थापना वास्तव में कोकल प्रथम ने किया था, लगभग 875 ईस्वी के शासनकाल में। तो कलचुरी वंश की शुरुआत आभीर राजा ईश्वर सेन के द्वारा हुई थी। इंपॉर्टेंट है कि कलचुरी वंश की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, तो आभीर राजा ईश्वर सेन के द्वारा। कलचुरी नाम के 2 राजवंश हुए करते थे। तो कलचुरी नाम के 2 राजवंश हुए, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत में, अर्थात जो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का इलाका था, जिसका नाम चेदी वंश या है वंश या उत्तरी कलचुरी वंश भी कहा जाता है। और दूसरा दक्षिणी कलचुरी, जिसका शासन वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में था। तो कलचुरी नाम के 2 राजवंश हुए, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का इलाका था, जिसे चेदी वंश, है वंश या फिर उत्तरी कलचुरी वंश के नाम से जाना जाता था। और दूसरा दक्षिणी कलचुरी वंश था, जिसका शासन वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में था। याद रखेंगे, तो कलचुरी वंश का कौन कौन सा नाम हो गया, चेदी वंश, क्योंकि ये बुंदेलखंड के दक्षिण के इलाके जिसे चेदी कहते थे, उस इलाके में इनका विकास हुआ। तो इसी कारण कलचुरी वंश को चेदी वंश या फिर है वंश भी कहते हैं। है वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को है साम्राज्य, जिसका नाम था अर्जुन, उसके वंशज मानते हैं। चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक, जिसका शासन क्षेत्र मध्य तथा पश्चिम भारत अर्थात आधुनिक बुंदेलखंड एवं उसके समीपवर्ती भूभाग तथा मेरठ तथा राजधानी शक्तिमती, जिसे संथिवती कहा जाता था। तो
जो चेदी था प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसका शासन क्षेत्र मध्य तथा पश्चिम भारत, जो वर्तमान आधुनिक बुंदेलखंड और उसके समीपवर्ती भूभाग और मेरठ का इलाका है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो शक्तिमती, जिसे सथीवती भी कहा जाता था। तो याद रखेंगे, हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन देखेंगे, जैसे कि मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद हम लोग मगध को देखेंगे, तो ये सभी, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और उसी 16 महाजनपद का यह हिस्सा था चेदी, जिसकी राजधानी क्या थी? तो शक्तिमती थी, जिसे संथिवती भी कहा जाता था। तो चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक, जिसका शासन क्षेत्र मध्य तथा पश्चिम भारत, तो मध्य तथा पश्चिम भारत, जिसके अंतर्गत आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका और उसके समीपवर्ती भूभाग और मेरठ के इलाके आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, झांसी। तो ये सभी इलाके इसके अंतर्गत आते हैं, चेदी के अंतर्गत। और इसकी राजधानी कहां थी? तो शक्तिमती, जिसे संथिवती कहा जाता है, तो यही इसकी राजधानी थी। कलचुरी शब्द के विभिन्न रूप हैं, जैसे कटछुरी, कलकसुरी, कलचुटी, कालकछुरी, कलचूर्य और कालीचूरी। तो कलचुरी शब्द के अलग अलग रूप हैं, जैसे कटछुरी, कलकसुरी, कलचुटी, कालकछुरी, कलचूर्य और कालीचूरी। याद रखेंगे। विद्वानों के अनुसार कलचुरी संस्कृत शब्द न होकर तुर्की शब्द है, जिसका अर्थ होता है उच्च उपाधि युक्त। तो यह जो कलचुरी था, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो कलचुरी है वह शब्द संस्कृत की शब्द नहीं है, बल्कि यह एक तुर्की शब्द है, जिसका अर्थ होता है उच्च उपाधि युक्त, अर्थात जिसे उच्च उपाधि मिली, या जिसे यूं कहेंगे कि हाईएस्ट जो पोस्ट होता है, उसी को हम लोग कलचुरी कहते हैं। तो याद रखेंगे कि विद्वानों के अनुसार कलचुरी जो था, यह शब्द संस्कृत का न होकर तुर्की शब्द था, जिसका अर्थ उच्च उपाधि युक्त होता है। अभिलेखों के अनुसार कलचुरी है नरेश अर्जुन के वंशज थे। कीर्तिवीर्य अर्जुन महाराज यदु का प्रपौत्र था, इसी कारण ये चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। तो याद रखेंगे कि अभिलेखों के अनुसार ये जो कलचुरी शासक थे, ये है नरेश अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि यह जो कीर्तिवीर्य अर्जुन था वह महाराज यदु का प्रपौत्र था, अर्थात परनाती था। इसी कारण ये जो कलचुरी वंश के शासक थे, अपने आप को चंद्रवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। तो याद रखेंगे, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कलचुरी शासक थे, ये किस प्रकार के क्षत्रिय थे? तो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। क्यों? क्योंकि अभिलेखों में लिखा गया है कि ये कलचुरी शासक है नरेश अर्जुन के वंशज थे, अर्थात ये जो क्योंकि यह जो कीर्तिवीर्य अर्जुन था, वह किसका प्रपौत्र था? तो महाराज यदु का प्रपौत्र था, और यदु इसी चंद्रवंशीय क्षत्रिय से संबंधित थे। 248 से 249 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले संवत कलचुरी संवत कहा जाता है, जिसे त्रैकूटिक संवत भी कहा जाता है। तो 248 ईस्वी से 249 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले संवत क्या कहलाते थे? तो कलचुरी संवत या त्रैकूटिक संवत कहे जाते। तो त्रैकूटिक संवत या कलचुरी संवत, इसका इस्तेमाल कलचुरी वंश के शासक करते थे, जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 248 से 249 ईस्वी के लगभग। तो 248 से 249 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले संवत जो थे, ये कलचुरी संवत कहे जाते हैं, जिसे त्रैकूटिक संवत भी कहा जाता है। याद रखेंगे, कलचुरी संवत का एक और नाम क्या है? तो त्रैकूटिक संवत।
जिसका निर्माण 248 ईस्वी से 249 ईस्वी के लगभग हुआ था। इंपॉर्टेंट है। पहले ये मालवा के आसपास के निवासी, पर बाद में 6ठी शताब्दी में बादामी के चालुक्यों के आक्रमण, गुर्जरों के समीपवर्ती क्षेत्रों पर आधिपत्य, मैत्रकों के दबाव और अन्य ऐतिहासिक कारणों से कहां चले गए? तो जबलपुर, जिसे पहले जवालीपुर कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश के में पड़ता है, तो उसके आसपास बस गए और यहीं पर 9वीं शताब्दी में एक छोटे से राज्य की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि यह जो चेदी के कलचुरी वंश थे, ये पहले मालवा के आसपास के निवासी थे, लेकिन जब 6ठी शताब्दी में बादामी के चालुक्यों का आक्रमण हुआ, गुर्जरों के समीपवर्ती प्रदेशों पर आधिपत्य हो गया और मैत्रकों का दबाव हुआ और कुछ अन्य ऐतिहासिक कारणों से ये जबलपुर के क्षेत्र में चले आए, जिसे जवालीपुर भी कहा जाता था उस समय, और यह मध्य प्रदेश के आसपास आकर बस गए। जब जबलपुर या जवालीपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उस क्षेत्र के पास आकर बस गए और यहीं पर 9वीं शताब्दी में एक छोटे से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और यही स्वतंत्र राज्य आज वर्तमान में त्रिपुरी कहा जाता है। याद रखेंगे कि जब आधुनिक भारत हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, तो 1938 और 1939 इन दोनों वर्षों में सुभाष चंद्र बोस का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षता होता है, एक त्रिपुरी में और दूसरा जो होता है इसी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो त्रिपुरी में एक अधिवेशन होता है जब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे कि पहले ये मालवा के आसपास के निवासी थे, पर बाद में 6ठी शताब्दी में बादामी के चालुक्यों के आक्रमण के द्वारा गुर्जरों के समीपवर्ती प्रदेशों पर आधिपत्य के कारण, मैत्रकों के दबाव के कारण और कुछ अन्य ऐतिहासिक कारणों के कारण ये लोग जबलपुर के इलाके में चले आए, जिसे जवालीपुर भी कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहीं पे आकर बस गए और 9वीं शताब्दी में एक छोटे से स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। याद रखेंगे, ओडिशा के सोहपुर नामक स्थान से 27 कलचुरी सिक्कों के साथ 2500 कौड़ियों की प्राप्ति हुई। तो ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम सोहपुर है। तो ओडिशा के सोहपुर नामक स्थान से 27 कलचुरी सिक्कों के साथ 2500 कौड़ियों की प्राप्ति। कौड़ी सिक्कों के समान होते थे जिनकी कीमत काफी कम होती थी। तो ओडिशा के सोहपुर नामक स्थान से 27 कलचुरी सिक्कों के साथ 2500 कौड़ियों की भी प्राप्ति हुई। याद रखेंगे, इसका मतलब यह है कि ओडिशा में भी इन कलचुरी वंश के शासकों का प्रभुत्व था, वहां पर इन्होंने सिक्के चलाए थे। कलचुरियों का शासन या चेदी वंश का शासन चंदेल राज्य के दक्षिण में, अर्थात इनका जो शासन था कलचुरियों का या फिर चेदी वंश का शासन, अभी हमने बताया बुंदेलखंड जिस पर चंदेल वंश का शासन था, तो उसी चंदेल राज्य बुंदेलखंड के दक्षिण में। याद रखेंगे, इसका संस्थापक कोकल प्रथम था लगभग 875 ईस्वी में। तो लगभग 875 ईस्वी में इस कोकल प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था चेदी का कलचुरी राजवंश या फिर चेदी वंश या है वंश। याद रखेंगे कि इसका संस्थापक कौन था, तो कोकल प्रथम था। लगभग 875 ईस्वी में इसने इस कलचुरी राजवंश की स्थापना की। क्या नाम था? कोकल प्रथम। लगभग 875 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना की। इसकी राजधानी को तो जो कलचुरी वंश थी, इसकी राजधानी कहां थी? तो त्रिपुरी, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का तेवर गांव, जिसका उल्लेख नाहल डाडल के नरेश के रूप में। याद रखेंगे, नाहल डाडल इसे ही कहा जाता है त्रिपुरी को।
तो इसकी राजधानी कहां थी? तो त्रिपुरी में, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी में थी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का तेवर गांव, जो वर्तमान में तेवर गांव है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का, तो वही इलाका उस समय त्रिपुरी था। यहीं पर कलचुरी वंश का शासन था। तो इनकी राजधानी त्रिपुरी थी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का तेवर गांव है, जिसका उल्लेख नाहर डाडल के नरेश के रूप में उल्लेखित है। इसकी शाखा पौराणिक अनुवृत्ति की अर्थात है जाति की शाखा, जिसे यदु वंश भी कहा जाता है। तो यह किस शाखा से संबंधित रखते थे? तो पौराणिक अनुवृत्ति की है जाति की शाखा। इसी कारण इस कलचुरी वंश को है वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये किसके वंशज है? तो है नरेश किसके? तो अर्जुन कीर्तिवीर्य का, अर्जुन कीर्तिवीर्य के ये वंशज थे, और इसी कारण ये है वंश के भी वंशज माने जाते हैं। तो इनकी शाखा पौराणिक अनुवृत्ति की यदुवंश अर्थात है जाति की शाखा थी। इनका राजकीय चिन्ह नंदी था, अर्थात बैल। जो नंदी बैल था वही इनकी राजकीय चिन्ह थी। याद रखेंगे कि जो पॉलिटिकल साइन था इस कलचुरी वंश का, चेदी के कलचुरी वंश का, वह नंदी बैल था। याद रखेंगे। तो इसे कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत से इस कलचुरी वंश की हमें प्राप्ति होती है? तो एक तो साहित्य से और दूसरा अभिलेख से। तो कौन कौन से साहित्य और कौन कौन से अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, तो उसे हम लोग देख लें। तो सबसे पहले उदयपुर अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख, युवराज का बिल्हारी का लेख, लक्ष्मण राज द्वितीय का काजी तलाई अभिलेख, कोक्कल द्वितीय के मुकुंदपुर तथा प्यावा के लेख, कर्ण का रीवा का लेख, कर्ण के वाराणसी तथा गोहरवा, जिसे प्रयागराज वर्तमान में कहते हैं, अर्थात इलाहाबाद से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख तथा यश कर्ण के खैरा तथा जबलपुर के लेख, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्ण के लेख एवं उदयपुर एवं बड़ौदा अभिलेख। तो याद रखेंगे कि कौन कौन से अभिलेख एवं साहित्य से इस चेदी के कलचुरी वंश की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले उदयपुर अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख, युवराज का बिल्हारी का लेख, तो इसका शासक था युवराज, जिसके समय बिल्हारी का लेख लिखा गया था। उसके बाद लक्ष्मण राज द्वितीय का कारी तलाई अभिलेख, उसके बाद कोक्कल द्वितीय के मुकुंदपुर तथा प्यावा के लेख, कर्ण का रीवा का लेख, कर्ण के वाराणसी तथा गोहरवा, जिसे प्रयाग कहते हैं, उससे प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख तथा यश कर्ण के खैरा तथा जबलपुर के लेख। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कर्ण के लेख और उदयपुर एवं बड़ौदा का लेख था। याद रखेंगे कि कर्ण का लेख जो कि वाराणसी और गोरहवा से प्राप्त हुआ था, ताम्रपत्र अभिलेख और रीवा का लेख, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ बड़ौदा और उदयपुर का अभिलेख भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी था। तो हम लोग शुरुआत, ये तो था चेदी के कलचुरी वंश का प्रारंभिक इतिहास। अब हम लोग इसके शासकों पर आते हैं। तो कौन कौन से इसके शासक हुए? तो सबसे पहले हम लोग इसके संस्थापक को देखते हैं, जिसका नाम था कोक्कल प्रथम। तो कोक्कल प्रथम लगभग 875 ईस्वी से 875 ईस्वी से इसका शासनकाल 925 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि याद रखेंगे ये लगभग डेट है, संभावित डेट है। एग्जैक्ट डेट अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग डेट वर्णित है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन डेट यही 875 से 925 माना जाता है। तो इसे ही हम लोग लेकर चलेंगे। तो कोक्कल प्रथम का शासनकाल लगभग 875 ईस्वी से 925 ईस्वी तक था। चेदी वंश या कलचुरी वंश का संस्थापक लगभग 875 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना। तो यह जो कोक्कल प्रथम था,
यह चेदी या पंचुरी वंश या फिर है वंश इसका संस्थापक था और लगभग 875 ईस्वी में इसने इस चेदी वंश की स्थापना की। राजधानी निर्माण त्रिपुरी, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास। तो इसने अपनी राजधानी का निर्माण कहां किया? तो त्रिपुरी में, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है। अभी हमने इसे बताया। तो कोकल प्रथम ने राजधानी निर्माण कहां किया? तो त्रिपुरी में, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है, तेवर गांव। इसका विवाह चंदेल वंशीय राजकुमारी नट्टा से हुआ था। तो कोकल प्रथम की विवाह किससे हुई थी? तो चंदेल वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था नट्टा। तो चंदेल वंशीय राजकुमारी नट्टा से कोकल प्रथम का विवाह हुआ था। इसके 18 पुत्र थे, जिसमें 17 पुत्र पृथक मंडलों के शासक थे, नियुक्त किए हैं, जबकि सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था शंकरगण, कोकल प्रथम के बाद अगला कलचुरी शासक नियुक्त हुआ। अभिलेखों में केवल शंकरगण तथा अर्जुन के नाम प्राप्त होते हैं। शंकरगण को कोकल प्रथम ने अभय दान दिया एवं अगला उत्तराधिकारी बनाया। तो याद रखेंगे कि इसके 18 पुत्र थे कोकल प्रथम के, जिसमें से इसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था शंकरगण, और उसे ही अपना अगला उत्तराधिकारी बना दिया। किसने? तो अपने शासन काल में ही इस कोकल प्रथम ने अपने ज्येष्ठ पुत्र शंकरगण को अपना अगला उत्तराधिकारी बना दिया था। और बाकी जो 17 पुत्र थे वे पृथक मंडलों के शासक नियुक्त हो गए। तो ये 17 पुत्र अलग पृथक मंडलों के शासक नियुक्त हुए। और तो अभिलेखों में केवल 2 ही पुत्र का वर्णन है, एक तो शंकरगण और दूसरा अर्जुन। तो अभिलेखों से शंकरगण और अर्जुन के ही नाम प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे कोकल प्रथम के 18 पुत्र थे, जिसमें 17 पुत्र पृथक मंडलों के शासक नियुक्त हुए, जबकि ज्येष्ठ पुत्र शंकरगण कोकल प्रथम के बाद अगला कलचुरी शासक नियुक्त हुआ। अभिलेखों में केवल शंकरगण तथा अर्जुन के ही नाम प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। और शंकरगण को कोकल प्रथम ने अभय दान दिया और साथ ही साथ अपना इस कलचुरी वंश का अगला उत्तराधिकारी बना दिया। गुर्जर प्रतिहार शासक राजा भोज एवं उसके सामंतों पर विजय तथा तुरुस्क, वेंग एवं कोंकण पर भी अधिकार। तो कोकल प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार शासक राजा भोज एवं उसके सामंतों पर विजय प्राप्त किया, साथ ही साथ तुरुस्क, वेंग एवं कोंकण पर भी इसने अधिकार प्राप्त कर लिया। तो कोकल प्रथम ने किसे? गुर्जर प्रतिहार शासक राजा भोज एवं उसके सामंतों पर विजय प्राप्त किया, जबकि तुरुस्क, वेंग और कोंकण पर भी इसने अधिकार कर लिया। कोकल प्रथम के बारे में युवराज के बिलहारी लेख के अनुसार समस्त पृथ्वी को विजित कर उसने दक्षिण में कृष्णराज एवं उत्तर में भोज को अपने 2 कीर्ति स्तंभों के रूप में स्थापित किया। तो कोकल प्रथम के बारे में युवराज के बिलहारी के लेख में लिखा गया है। क्या बात लिखा गया है? कि इस लेख के अनुसार कि यह जो कोकल प्रथम था वह समस्त पृथ्वी को विजित कर दक्षिण में कृष्णराज और उत्तर में भोज को अपने 2 कीर्ति स्तंभों के रूप में स्थापित किया। तो याद रखेंगे कि कोकल प्रथम के बारे में किस लेख में लिखा गया है? तो युवराज के बिलहारी लेख में। तो कोकल प्रथम के बारे में युवराज के बिलहारी लेख के अनुसार क्या लिखा गया है? कि समस्त पृथ्वी को विजित कर उसने दक्षिण में कृष्णराज एवं उत्तर में भोज को अपने 2 कीर्ति स्तंभों के रूप में स्थापित किया। तो यह तो था कोकल प्रथम। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे इसका पुत्र शंकरगण, जो इसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, जो हम लोग कुछ समय के बाद देखेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद।
वेलकम बैक अगेन। तो एक बार फिर से YouTube में स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एडू में। और हम लोग चेदी के कलचुरी शासक को देख रहे थे, चेदी के कलचुरी वंश को देख रहे थे। तो चलिए हम लोग उसको कंटिन्यू करें और हम लोग कोकल प्रथम को देखें। तो कोकल प्रथम के बारे में कुछ और फैक्ट से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कोकल प्रथम जो कि इसका संस्थापक था चेदी का कलचुरी वंश, लगभग 875 ईस्वी, कहीं कहीं यह डेट 845 ईस्वी भी लिखा रहता है। तो डेट को याद करने की जरूरत नहीं है, बस 9वीं शताब्दी को याद करने की जरूरत है कि इस वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में कहां पे हुई थी। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, त्रिपुरी में, याद रखेंगे, जो कि वर्तमान में तेवर गांव का इलाका है, तेवर ग्राम। तो कोकल प्रथम की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ। कोकल प्रथम की पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ हुआ था। और कोकल प्रथम की पुत्री का नाम क्या था? तो लक्ष्मी, याद रखेंगे। तो कोकल प्रथम की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ। लक्ष्मी जो थी यह शंकरगढ़ की पुत्री थी। तो कोकल प्रथम की पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ हुआ था। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने सत्ता की मजबूती। तो कोकल प्रथम ने अपने आसपास के क्षेत्रों से वैवाहिक संबंध बनाकर अपने सत्ता की मजबूती प्रदान की। तो याद रखेंगे, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने सत्ता की मजबूती के लिए इस कोकल प्रथम ने क्या किया? तो अपने आसपास के प्रदेशों से वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। प्रतिहार नरेश भोज प्रथम के सामंत गुहिल हर्षराज एवं चाहपान युवक द्वितीय पर कोकल प्रथम की विजय। तो हमने बताया था कि प्रतिहार शासकों के साथ साथ इसने उसके सामंतों को भी हराया था। तो कौन कौन से सामंतों पर इसने विजय प्राप्त की थी? तो गुहिल हर्षराज और चाहपान गुवक द्वितीय। याद रखेंगे, गुहिल हर्षराज और चाहपान गुवक द्वितीय पर कोकल प्रथम ने विजय प्राप्त की, जो गुर्जर प्रतिहार नरेश भोज प्रथम के सामंत थे। अभिलेख में कोकल प्रथम के बारे में क्या कथन है कि कोकल ने गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के कोष का हरण किया और उन्हें संभवतः फिर से आक्रमण न करने के आश्वासन के रूप में भय से मुक्ति दी। तो कोकल ने गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के कोष का अपहरण किया, हरण किया। कोष का मतलब होता है शाही खजाना। तो कोकल ने, अभिलेखों में कोकल प्रथम के बारे में लिखा गया है कि कोकल ने गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के कोष का हरण किया, अर्थात उसके राजकोष को खाली कर दिया, छीन लिया और उन्हें संभवतः फिर से आक्रमण न करने के आश्वासन के रूप में भय से मुक्ति दी। और साथ ही साथ यह कहा कि अब हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे और आप भयमुक्त हो जाएं। अब हमसे आपको कोई भय नहीं। तो अभिलेख में कोकल प्रथम के बारे में लिखा क्या कथन कहा गया है कि कोकल ने गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के कोष का हरण किया और उन्हें संभवतः फिर से आक्रमण न करने के आश्वासन के रूप में भय से मुक्ति दी। कोकल प्रथम के, हमने बताया था कि कोकल प्रथम के 18 पुत्र थे, जिसमें सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था शंकरगढ़, उसे इस कोकल प्रथम ने अपने शासन की अवधि में ही अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जो बाकी बचे 17 थे, उन्होंने एक पृथक साम्राज्य की स्थापना की। तो कोकल प्रथम के 17 पुत्रों में से एक के द्वारा दक्षिण में कलचुरी वंश की एक नई शाखा की स्थापना, जिसकी राजधानी पहले तुमान बनी और बाद में तृतीय नरेश जो तीसरा शासक था
जिसका नाम था रत्नराज, उसने रत्नपुर नामक एक शहर बनाया और उसे उसकी राजधानी बनाया। और इस शाखा में कुल 9 शासक हुए जिनका शासन 12वीं शताब्दी तक रहा। तो कोकल प्रथम के 18 पुत्रों में शंकरगण जो कि ज्येष्ठ पुत्र था, उसे तो अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया कोकल प्रथम के द्वारा। साथ ही साथ कोकल प्रथम ने उसे अभय दान भी दिया। लेकिन जो बाकी 17 बचे थे, उस 17 में से एक ने दक्षिण में एक और कलचुरी वंश की स्थापना की। दक्षिण में कलचुरी वंश के एक शाखा की स्थापना की, जिसकी राजधानी पहले तुम्मान बनी और बाद में तीसरा नरेश, जो तीसरा शासक था इस वंश का, रत्नराज, उसका नाम क्या था? रत्नराज। तो उसने एक शहर की स्थापना की, रत्नपुर। तो उसे रत्नपुर ने राजधानी बनाया। किसने? रत्नराज ने। और इस शाखा में कुल 9 शासक हुए जिनका शासन 12वीं शताब्दी तक रहा। तो यह तो था कोकल प्रथम, अर्थात इस चेदी के कलचुरी वंश का संस्थापक। अगला जो था शंकरगण, इसका ज्येष्ठ पुत्र। किसका? तो कोकल प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र। कोसल के सोमवंशी शासक से पाली पर विजय और उसके बाद मुग्ध तुंग, प्रसिद्ध धवल तथा रणविग्रह तथा परम महेश्वर की उपाधि। तो याद रखेंगे, शंकरगण ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली पर विजय प्राप्त की और उसके बाद मुग्ध तुंग, प्रसिद्ध धवल, रणविग्रह और परम महेश्वर की उपाधि धारण की। परम महेश्वर से पता चलता है कि वह शैव मतावलंबी था, अर्थात शैव धर्म का अनुयायी था। तो शंकरगण ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली पर विजय प्राप्त की और उसके बाद मुग्ध तुंग, प्रसिद्ध धवल, रणविग्रह और परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। परम माहेश्वर इसलिए उपाधि धारण किया क्योंकि वह शैव मतावलंबी था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की सहायता लेकर पूर्वी चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय पर विजय। तो शंकरगण ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की सहायता से चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय पर विजय प्राप्त करता है। तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की सहायता लेकर इस शंकरगण ने पूर्वी चालुक्य नरेश, जिसका नाम था विजयादित्य तृतीय, उसको पराजित करता है। तो याद रखेंगे कि शंकरगण किसकी सहायता से चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय को हराता है? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की सहायता से। पुत्री लक्ष्मी का विवाह कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगतुंग से, उसका पुत्र इंद्र तृतीय का विवाह शंकरगण के छोटे भाई अर्जुन की पौत्री अर्थात नाती से। याद रखेंगे, नातिनी, नाती नहीं, यहां पे नतनी होगा, नातिन। तो शंकरगण की पुत्री थी लक्ष्मी, उसका विवाह किससे हुआ था? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगतुंग से। और इन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इंद्र तृतीय, जो कि इस राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक लगभग माना जाता है। तो इंद्र तृतीय का विवाह शंकरगण के छोटे भाई अर्जुन की नातिन से अर्थात पौत्री से हुआ था। याद रखेंगे कि शंकरगण की पुत्री लक्ष्मी का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगतुंग से हुआ था और जगतुंग का पुत्र इंद्र तृतीय था और इंद्र तृतीय का विवाह शंकरगण के छोटे भाई अर्जुन की पौत्री अर्थात नातिन से हुआ था। याद रखेंगे। शंकरगण के बाद जो अगला राजा बना, इसका ज्येष्ठ पुत्र बालहर्ष, जो कि अल्प समय तक रहा। याद रखेंगे, यह अल्प समय तक रहा, इसीलिए इस इतिहास में इसके बारे में चर्चा नहीं है। और इसके बाद
उसका छोटा पुत्र, किसका, तो शंकरगण का छोटा पुत्र युवराज प्रथम या फिर जिसे युवराज कहते हैं, वह अगला शासक बना। तो शंकरगण के बाद इसका बड़ा पुत्र बालहर्ष जो अल्प समय के लिए बना और इसके समय कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। इसके बाद अगला इसका बालहर्ष का छोटा भाई या फिर शंकरगण का छोटा पुत्र जिसका नाम था युवराज या युवराज प्रथम, यह चेदी वंश का या फिर कलचुरी वंश का अगला शासक बनता है। तो युवराज प्रथम के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसे युवराज भी कहते हैं। तो इसने केयूर वर्ष की उपाधि के साथ सिंहासन ग्रहण किया। तो युवराज प्रथम ने एक उपाधि धारण किया, केयूर वर्ष। तो केयूर वर्ष की उपाधि के साथ इस युवराज प्रथम ने सिंहासन ग्रहण किया, अर्थात वह सत्ता पर काबिज हुआ। किस उपाधि के साथ, तो केयूर वर्ष के साथ। याद रखेंगे, केयूर वर्ष। चंदेल नरेश यशो बर्मन से पराजय। तो युवराज प्रथम किससे पराजित हुआ, तो चंदेल नरेश यशो बर्मन से, जो कि एक महान शासक था। तो चंदेल नरेश यशो बर्मन से युवराज प्रथम की पराजय होती है। गौड़ एवं कलिंग पर विजय, साथ ही लाट प्रदेश पर भी विजय। तो याद रखेंगे, इस युवराज प्रथम ने गौड़ एवं कलिंग पर विजय प्राप्त किया और साथ ही साथ गुजरात के लाट प्रदेश पर भी विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे कि युवराज प्रथम ने गौड़ एवं कलिंग उड़ीसा में है, तो गौड़ एवं कलिंग पर विजय प्राप्त किया, साथ ही लाट प्रदेश जो कि गुजरात में पड़ता है उस पर भी इसने विजय प्राप्त किया। इसका दरबारी कवि था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक दरबारी कवि था। शंकरगण के समय में भी ये कुछ समय के लिए रहे, जिनका नाम था राजशेखर। तो राजशेखर कुछ समय के लिए दरबारी कवि। तो राजशेखर जो थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा नामक एक महान ग्रंथ की रचना की थी, तो शंकरगण के समय कुछ समय के लिए दरबारी कवि थे, लेकिन वास्तव में ये दरबारी कवि थे युवराज प्रथम के। तो इसके दरबारी कवि थे राजशेखर, जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों काव्य मीमांसा और सिद्ध साल भंजिका की रचना की। इन किताबों में तत्कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो युवराज प्रथम के समय दरबारी कवि थे राजशेखर, जिन्होंने दो संस्कृत ग्रंथों की रचना की। एक का नाम था काव्य मीमांसा और दूसरे का नाम था सिद्ध साल भंजिका। याद रखेंगे, तो सिद्ध साल भंजिका और काव्य मीमांसा नामक दो महान ग्रंथों की रचना किसने की, तो युवराज प्रथम ने। और इन किताबों में उस समय के तत्कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। सिद्ध साल भंजिका और काव्य मीमांसा, इन किताबों में उस समय के तत्कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। सिद्ध साल भंजिका में उज्जैनी भुजंग की उपाधि, युवराज प्रथम को सिद्ध साल भंजिका में कौन सी उपाधि मिली, तो उज्जैनी भुजंग। याद रखेंगे, साथ ही युवराज की मालवा तथा कलिंग विजय का उल्लेख। तो सिद्ध साल भंजिका में युवराज प्रथम के द्वारा कलिंग एवं मालवा के विजय की जानकारी मिलती है, इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही इस किताब में सिद्ध साल भंजिका में युवराज प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई है, तो उज्जैनी भुजंग। याद रखेंगे, सिद्ध साल भंजिका में युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी गई है। साथ ही युवराज की मालवा तथा कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय युवराज का दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है दामाद। याद रखेंगे कि यह जो युवराज प्रथम था या फिर युवराज था, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय युवराज का दौहित्र था,
अर्थात जो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय था वह युवराज का दामाद था, अर्थात युवराज की पुत्री से इस कृष्ण तृतीय की शादी हुई थी। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय युवराज का दौहित्र था या फिर कहे तो उसका दामाद था। कोकल प्रथम के शासन काल में कालिंजर पर आक्रमण एवं विजय, तो कोकल प्रथम के शासन काल में युवराज प्रथम कालिंजर पर आक्रमण करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। किसके शासन काल में? तो कोकल प्रथम के ही शासन काल में। सिंहासन पर बैठने के बाद मैहर तक के प्रदेश पर अधिकार एवं शैव साधुओं को धर्म प्रचार करने में सहायता, अर्थात यह शैव मतानुयायी था। तो सिंहासन पर बैठने के साथ ही इसने युवराज प्रथम ने मैहर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहां तक के प्रदेश पर इसने अधिकार कर लिया था एवं शैव साधुओं को धर्म प्रचार करने में सहायता दिया। इससे पता चलता है कि यह शैव मतानुयायी था, अर्थात शैव धर्म को पालन करने वाला था। याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह युवराज प्रथम का पुत्र लक्ष्मण राज। याद रखेंगे, लक्ष्मण राज। तो लक्ष्मण राज युवराज प्रथम का पुत्र एवं अगला उत्तराधिकारी। तो इस चेदी वंश का अगला जो पुत्र होता है, अगला शासक, उसका नाम था लक्ष्मण राज, जो कि युवराज प्रथम का पुत्र था। इसकी नीति विस्तारवादी एवं त्रिपुरी का पुनर्निर्माण। तो इसकी जो नीति थी त्रिपुरी का पुनर्निर्माण करना और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो लक्ष्मण राज की जो नीति थी वह विस्तारवादी नीति थी और साथ ही साथ त्रिपुरी का पुनर्निर्माण करना एक इसका मुख्य उद्देश्य था। तो त्रिपुरी का इसने पुनर्निर्माण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अर्थात इसकी नीति जो थी वह विस्तारवादी थी एवं त्रिपुरी का पुनर्निर्माण करना था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, बंगाल एवं कौशल पर विजय। उड़ीसा अभियान में वहां के शासक से सोने एवं मणियों से निर्मित कालिया नाग को छीना। तो याद रखेंगे, इस लक्ष्मण राज ने उड़ीसा, बंगाल एवं कौशल पर विजय प्राप्त किया और उड़ीसा के अभियान में वहां के शासक से सोने एवं मणियों से निर्मित कालिया नाग को छीन लिया। तो जब लक्ष्मण राज उड़ीसा पर आक्रमण किया तो वहां के शासक से सोने एवं मणि से निर्मित कालिया नाग, अर्थात काले रंग का एक सांप जो कि सोना और मणि से बना हुआ था, उससे छीन लिया। तो उड़ीसा, बंगाल एवं कौशल पर विजय। उड़ीसा अभियान में वहां के शासक से सोने एवं मणियों से निर्मित कालिया नाग को छीना। सोमनाथ पतन पर विजय, अर्थात गुजरात के तटीय प्रदेश सोमनाथ पर इसने विजय प्राप्त किया, अर्थात सोमनाथ के बंदरगाह पर इसने विजय प्राप्त किया। याद रखें, किसने? तो लक्ष्मण राज ने। चालुक्य नरेश मूल राज प्रथम पर विजय, साथ ही कश्मीर एवं पांड्य पर विजय। तो इस लक्ष्मण राज ने चालुक्य नरेश मूल राज प्रथम पर विजय प्राप्त किया और साथ ही कश्मीर एवं पांड्य प्रदेशों पर भी इसने विजय प्राप्त किया था। याद रखेंगे कि चालुक्य नरेश मूल राज प्रथम पर विजय, साथ ही कश्मीर एवं पांड्य पर विजय। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बोंथा देवी। तो इसका विवाह, बोंथा देवी का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ से, जिसका पुत्र तालक द्वितीय था। तो इसकी एक पुत्री थी लक्ष्मण राज की जिसका नाम था बोंथा देवी और बोंथा देवी का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ से हुआ था और उससे तालक द्वितीय नामक पुत्र जन्म हुआ। याद रखेंगे कि लक्ष्मण राज की पुत्री का क्या नाम था? बोंथा देवी, और इसका विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ से हुआ था और उसका पुत्र तालक द्वितीय था। यह हमने चालुक्य वंश के शासन काल में बताया भी है। शैव मतावलंबी, तो यह जो लक्ष्मण राज था
शैव धर्म का अनुयायी था अपने पिता और दादा की तरह। तो शैव मतावलंबी था, अर्थात शैव धर्म का अनुयायी था कौन? तो लक्ष्मण राज। इसके बाद अगले शासक इसके पुत्र शंकर गण द्वितीय और उसके बाद युवराज द्वितीय जो निर्बल शासक थे। तो लक्ष्मण राज के बाद इसके पुत्र शंकर गण द्वितीय और युवराज द्वितीय अगले शासक बनते हैं। शंकर गण द्वितीय के बाद युवराज द्वितीय, और ये दोनों ही निर्बल शासक थे। तो याद रखेंगे इसके बाद लक्ष्मण राज के बाद कौन कौन शासक बनते हैं? तो शंकर गण द्वितीय और उसके बाद युवराज द्वितीय। तो यह तो था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले शासकों की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में इसकी हम लोग समाप्ति भी करेंगे। तो यह एक इंपॉर्टेंट वंश है और इसके बाद एक दो वीडियो और लगेगा और राजपूत वंशों की हो जाएगी समाप्ति। पूरा हमने राजपूत वंश के बारे में देख लिया। कोई भी ऐसा राजपूत वंश नहीं है। अगर एक दो वंश कोई बाय द वे होगा तो उसे हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक